नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने देखा है कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय चुनाव हुए। बंगाल में हमें नहीं दी गई संवेदनशील बूथों की सही जानकारी। ये कौन कह रहा है? बीएसएफ कह रही है। और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वेस्ट बंगाल देखना चाहें तो ये देखिए, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। विधानसभा में आप देखिए 294 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखिए 16 सीटें हैं। लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, क्या पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। ठीक है। उत्तर भारत में भारी वर्षा का कहर, 29 लोगों की गई जान। अब आप देखते हैं कि मानसून आया हुआ है तो वर्षा तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। भारतीय समुदाय ने कनाडा में वाणिज्य दूतावास के बाहर लहराए तिरंगा। भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद की नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे खालिस्तान समर्थकों को मिला करा जवाब। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि खालिस्तान अलग देश बनाने की मांग होती रहती ना पंजाब को, और बाकी आप देखते हैं कि कुछ आप देखिए हरियाणा का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, उससे अलग करके एक अलग देश बनाने की मांग होती रहती। तो उसी को लेकर बात हो रही है। गोलवलकर पर आपत्ति ट्वीट मामले में दिग्विजय सिंह पर केस, सद्भाव बिगाड़ने, मानहानि करने और उकसाने का आरोप लग रहा है। ये आप देखिए कहाँ के मुख्यमंत्री, उत्तर कहाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। अर्धसैनिक बलों के लिए ओपीएस लागू करने के आदेश पर लोग, सुप्रीम कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर अंतिम रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार 3 मार्च 2023 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम का पालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत की बात हो रही। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। मस्जिदों में सीखा मतांतरण कराने का हथकंडा। आजकल आप देख रहे हैं कि देश भर में ये भी काफ़ी चर्चा में, धर्म परिवर्तन का मामला भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। कश्मीर में 3 दर्जन अलगाववादी हिरासत में लिए गए हैं। विपक्षी एकता की बैठक के साथ राजद भी दिखाएगा दम। ये आप देखते हैं 2024 में है लोकसभा चुनाव। 543 सीटें हैं लोकसभा में, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। तो उसी को लेकर आप देख रहे गठबंधन की बातें होने लगी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सोनी गिरफ्तार हुए हैं, आप देखेंगे। और पंजाब की अगर बात करें तो आप देखिए चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। किसकी? पंजाब की। ये आपको मालूम होना चाहिए। और आप देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। क्या? भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है, पंजाब, ये आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली में गुजरात का कानून लागू करने को एलजी ने की सिफारिश। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने उपराज्यपाल को भेजा था प्रस्ताव। तेलंगाना में लागू इसी तरह के कानून पर भी किया गया था विचार। एक कानून में असामाजिक और खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए बदमाशों को एहतियातन हिरासत में लेने का प्रावधान है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। और द गुजरात प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट 1985 को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करने की बात भी हो रही है। ये आप देखिए खबरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली के एक केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखेंगे नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। जनजाति समाज की प्रथाओं व परंपराओं को समझे विधि आयोग कल्याण आश्रम कह रहा है। एक बात आप लोग देख रहे हैं कि यूसीसी समान नागरिक संहिता की बात काफ़ी जोरों शोरों से हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये लागू भी हो सकता है। सबके लिए समान कानून की बात हो रही है। अभी आप देखते हैं कि सिविल कानून अलग अलग देखने को मिलते हैं। आप देखते हैं शादी के प्रथा की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, गोद लेने की प्रथा की बात कर लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की बात कर लीजिए। अगर समान नागरिक संहिता आ जाता है ना तो सबके लिए एक कानून होगा आपका। ठीक है, तो उसी पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं।
और यूसीसी के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोग देखिएगा। अमेरिका से 150 भारतीय कलाकृतियां वापस लाएगी सरकार। अब आप देखिए कई चोरी से आप देखते हैं वहां बैठ दी जाती थी, उसी को लेकर देश भर में कॉमन काउंसलिंग के फेर में फंसा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश। नेशनल मेडिकल कमीशन ने पत्र लिखकर सभी राज्यों के विभागों से मांगी थी सहमति। अब तक कॉमन कॉमन काउंसलिंग के संबंध में एनएमसी की तरफ से नहीं आए एनएमसी की तरफ से नहीं आए दिशा निर्देश, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से। केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देती याचिका को सुप्रीम में आज सुनवाई होगी। ये आप देखिए दिल्ली की बात हो रही है। जो आपने देखा है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, दिल्ली सरकार के पक्ष में आया था कि जो नियुक्तियों की और स्थानांतरण की बात है वो दिल्ली सरकार के अंडर में रहेगी। लेकिन आप देखते हैं केंद्र ने अध्यादेश लाकर, अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लाते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति साहब अध्यादेश लाते हैं ना, और ये उतना ही शक्तिशाली होता है जितना कानून होता है, लेकिन आगे चलकर राज्यसभा लोकसभा में पास करवाना होता है, तो उसी की बात हो रही है। जिला स्तर पर स्कूली प्रदर्शन में दिल्ली के सभी 9 जिले अति उत्तम श्रेणी में। शिक्षा मंत्रालय ने जारी की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पर 4 डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट। केरल के कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिलों ने किया देश में सर्वोच्च प्रदर्शन, अच्छी बात है। वेटे सांसदों ने पीएम मोदी से एशियाई हाथी को बचाने की अपील की है। बालगृह में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों की राज्य सूची बनाए, इन्हें गोद लेने में केंद्र करे सहयोग, स्मृति ईरानी साहब कह रही हैं, देख लीजिए। राज्यसभा चुनाव के लिए एस जयशंकर आज गांधीनगर से दाखिल करेंगे नामांकन। चलिए, राज्यसभा की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है। 12 सदस्यों को आप देखते हैं कि कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 245 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 233 का चुनाव होता है, 12 का मनोनीत होते हैं। ये आप देख रहे हैं देश की राजनीति से जुड़ी खबरें हैं। आप लोग बस चुनाव आयोग के बारे में याद रखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन। ठीक है, कहीं भी चुनाव होता है, कुछ होता है तो उस राज्य के बारे में बस याद रख लिया करिएगा। बाकी आप देखते हैं कि राजनीति की खबरें चलती रहती हैं। जर्मनी का युवक देगा सीधी की बेटी को वॉन मैरो। सीएमसी वेल्लोर में होना है ट्रांसप्लांट। पिता 25 जून से प्रदेश भर में यात्रा निकालकर जुटा रहे हैं धन। और आप देखिए यह होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बीएमटी या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट एक प्रक्रिया है जिसमें रोगग्रस्त या क्षतिग्रस्त बोन मैरो के स्थान पर एक स्वस्थ रक्त उत्पादक बोन मैरो को प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट और दूसरा होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है उसी के शरीर से रक्त कणिकाएं लेकर प्रत्यारोपण किया जाता है। वही एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे के शरीर से रक्त कणिकाएं लेकर प्रत्यारोपण किया जाता है और आराध्य का एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होना है इसमें। चलिए, एक कुरूलकर ने पाक जासूस को दिए थे 2 अन्य विज्ञानियों के नंबर। डीआरडीओ के शीर्ष विज्ञानी है ना, इनके खिलाफ आप देखते हैं कि जो एटीएस की जांच चल रही है। आवश्यक है डाटा सुरक्षा कानून। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बदलते दौर में डिजिटल व्यवस्था ही भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का भविष्य है। इसलिए इस संबंध में कानून की आवश्यकता है। डिजिटल दुनिया से जुड़े सभी कानून और नियमों को प्रभावी तरीके से
तरीके से एक साथ लागू करने पर ही विदेशी टेक कंपनियों को भारतीय कानून के प्रति जवाबदेह बनाया जा सकेगा। अभी आप देख रहे हैं कि तेजी से डिजिटल दुनिया में लोगों के निजी डाटा के दुरुपयोग के मामले खूब आने लगे हैं। डिजिटल पर्सनल डाटा इधर से उधर का ही परिणाम है कि लोगों के पास उनके नाम और पते की जानकारी के साथ मार्केटिंग कंपनियां फोन करने लगती हैं। डिजिटल डाटा यही दुरुपयोग कर तरह तरह की आप देखिए धोखाधड़ी का भी कारण बनती हैं। इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार डिजिटल पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी कर रही है। मानसून सत्र में यह विधेयक लाया जाएगा। इसके तहत लोगों को यह अधिकार होगा कि किसी कंपनी से पूछ सके कि उनके लिया गया डाटा कंपनी ने कहाँ कहाँ शेयर किया है। लोग सरकार से भी यह पूछ सकेंगे कि अगर किसी को लगे कि उससे जुड़े डाटा का गलत इस्तेमाल हुआ है तो वह शिकायत भी कर सकेगा। अगर यह सिद्ध हुआ कि किसी कंपनी ने डिजिटल डाटा की सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया तो उसे भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों में डिजिटल पर्सनल डाटा की महत्ता, इसके दुरुपयोग से संभावित नुकसान और इसकी सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पड़ताल हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा भी है। चलिए, आपका डाटा आपका अधिकार। और आप देखते हैं कि 2017 में पुट्टा स्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार बताया था। तभी से डिजिटल दुनिया लोगों के डाटा की सुरक्षा के लिए को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। 11 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने विधेयक का मसौदा संसद में पेश किया था। 2021 में पार्लियामेंट्री कमेटी ने समीक्षा की और सरकार को संशोधित मसौदा लाने को कहा था। 5 जुलाई 2023 को कैबिनेट ने नए डिजिटल पर्सनल लॉ डाटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। संसद के आगामी मानसून सत्र में इस विधेयक को लिया जाएगा। देश में डिजिटल क्रांति का दौर है। अर्थव्यवस्था के लगभग हर पक्ष में डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग देखा जा सकता है। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत डाटा कहीं ना कहीं डिजिटल स्वरूप में है। लोग बैंक खाता खुलवाने से लेकर मोबाइल सिम खरीदने तक अनगिनत कार्यों के लिए अपने व्यक्तिगत डाटा डिजिटल स्वरूप में साझा करते हैं। इसके अलावा बहुत से मामलों में ऑफलाइन तरीके से जुटाए गए डाटा का भी डिजिटलीकरण करके रखा जाता है और ऐसे में डाटा की चोरी और उसके आधार पर लोगों से धोखाधड़ी के मामले भी आने लगे हैं। और इन स्थितियों को आप देखते हुए कई संस्थानों ने सरकार से इस तरह यह कानून बनाने की अपील की है और जिससे लोगों की आप देखिए डिजिटल पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखा जा सके। स्पैम कॉल और आप देखिए धोखाधड़ी का शिकार, इस तरह की आप लोग सब देखते रहते हैं। आईटी एक्ट 2000 की जगह लेगा नया कानून आपका डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। पुराने आईटी एक्ट 2000 की जगह लेगा। करीब 2.5 दशक पहले बने उस कानून की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से कई खामियां हैं, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच की आप देखिए डेथ हो गई है उनकी। और सुंदरलाल पटवा की सरकार में 22 सितंबर 1991 से आप देखिए 1 जनवरी 1993 तक उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया था। और 11 अक्टूबर 1935 को जर्मी बुच 1960 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आई थी। 1961 में उनकी पहली पदस्थापना जबलपुर में हुई थी। वह कई जिलों की कलेक्टर भी रही हैं। मध्य प्रदेश देखना चाहें तो भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती। विधानसभा में 230 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी आपको मिलती है। नए भारत को चाहिए नया प्रशासनिक ढांचा। ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर का भगना अवशेष बना भारत का प्रशासनिक ढांचा देश की तेजी से बढ़ती आबादी और विविधतापूर्ण एवं समयानुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम नहीं दिख रहा है। कालातीत हो चुका यह ढांचा देश की प्रगति को अवरोध कर सक्षम एवं प्रभावी जन सेवाएं प्रदान करने में नाकाम हो रहा है और इसलिए देश के बेहतर भविष्य के लिए प्रशासनिक सुधार कोई विकल्प नहीं है बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। कई विद्वान एवं विश्लेषक समय समय पर इनकी आवश्यकता बताते रहे, जैसे कि औपनिवेशिक प्रशासनिक अमले की विरासत से उपजी चुनौतियों को लेकर प्रतिष्ठित राजनीति विज्ञानी एवं आप देखिए संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन ने दर्शाया था कि इस प्रणाली में लचीलेपन का अभाव है और यह नागरिकों के आप देखिए अनुसार स्वयं को ढालने और आकार ले रहे सामाजिक परिवर्तनों से ताल मिलाने में अक्षम है।
संविधान शिल्पी और आप देखिए सामाजिक न्याय के प्रवर्तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी समता मूलक समाज के निर्माण में प्रशासनिक सुधारों की महत्ता को रेखांकित किया था और उनका कहना था कि औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों वाला प्रशासनिक ढांचा देश के समक्ष विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमताओं के समाधान में आप देखिए प्रभावी रूप से उपयोगी नहीं हो सकता है। अब सक्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता जैसे पहलुओं के आधार पर आप देखिए प्रशासनिक ढांचे को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। इसका उद्देश्य ऐसी नौकरशाही का निर्माण करना है जो लोगों की सेवा करे और विकास को गति दे और सभी नागरिकों तक समान अवसर सुनिश्चित कर सके। और इसमें आप देखिए भ्रष्टाचार पर प्रहार, अक्षमताओं से मुक्ति, शक्तियों का विकेंद्रीकरण और तकनीकी का लाभ उठाने पर जोर है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में नागरिकों की आकांक्षा पूर्ति की दिशा में ऐसे सुधारों के लिए ढांचागत बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तव में प्रशासनिक ढांचे पर चढ़ी औपनिवेशिक खुमारी उतार कर एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र की राह प्रशस्त करना आवश्यक हो चला है कि जो विशुद्ध भारतीय चरित्र एवं मूल्यों से ओतप्रोत हो। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में प्रशासनिक सुधार महज आवश्यकता न होकर राष्ट्र की प्रगति और विस्तार व संसाधनों की उचित साझेदारी के लिए एक पूर्व निर्धारित शर्त बन गई है। अक्षमता और भ्रष्टाचार प्रभावी लोक सेवाओं की राह में बड़े अवरोधक हैं और भ्रष्टाचार लोक सेवाओं की गुणवत्ता घटाने के साथ ही शासन में जनता के भरोसे को भी घटाता है और इसलिए सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में भ्रष्टाचार से निपटना बड़ी चुनौती है। इस दिशा में केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के खातों में सीधे रकम पहुंचाकर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी पहल की है और इससे सरकारी संसाधनों का रिसाव रुका है। हालांकि राष्ट्रीय जीवन के कुछ अन्य क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का दंश अभी भी लोगों को चुभ रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस का मामला ही ले लीजिए, इसमें आप देखिए कई बार आपात लोगों को भी लाइसेंस मिल जाता है। ऐसे लोग गाड़ी चलाते हुए न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिम बन जाते हैं। वहीं आप देखते हैं कि पात्र लोगों को भी जेल ढीली करनी पड़ जाती है। दोनों स्थितियों के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है जिस पर लगाम लगानी होगी और यह सुधारों के बिना संभव नहीं है। प्रशासनिक सुधारों के पीछे मंशा केवल एक ढांचे का कायाकल्प करना ही नहीं बल्कि लोक सेवाओं को और बेहतर बनाने के साथ ही नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं की कसौटी पर खरा उतरने की भी है। इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस बल, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में सुधार भी करने होंगे। इसमें आप देखिए पारदर्शिता एवं जवाबदेही की भी अहम पहलू है क्योंकि इस समाज के जागरूक एवं सक्रिय बनते जाने पर इन्हें लेकर मांग और मुखर हो जाती है। जन स्तर पर आप देखते हैं कि आकार ले रहा परिवर्तन भी प्रशासनिक सुधारों की मांग को गति दे रहा है। ऐसे सुधारों में तकनीक को अपनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं आधुनिक एवं सुसंगत बनेंगी। भारतीय प्रशासनिक ढांचे में जिला स्तरीय इकाई बहुत महत्व रखती है पर कई कारणों से वे खासी अक्षम बनी हुई हैं। इसमें शक्ति का अति विकेंद्रीकरण प्रमुख है जिसमें ताकत राज्य स्तर पर केंद्रित रहती है। इसमें जिला प्रशासन के पास निर्णय लेने की गुंजाइश सीमित हो जाती है जबकि कई समाधान स्थानीय स्तर पर ही हो सकते हैं लेकिन उनके पास इस दिशा में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता है और सही कसर वित्तीय से लेकर मानव संसाधनों के अभाव से पूरी हो जाती। इस कारण आवश्यक सेवाओं और परियोजनाओं को सिरे चढ़ाना आसान नहीं रह जाता है। लाल फीताशाही और हद से आप देखते हैं कि ज़्यादा विस्तार वाली प्रशासनिक प्रक्रियाएं बहुत भारी पड़ती हैं और इससे नागरिकों में असंतुष्टि एवं आक्रोश बढ़ता है। जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच आप देखिए लचर तालमेल से भी काम में दोहराव और संसाधनों की बर्बादी होती है। कई जिलों में ई गवर्नेंस को अपना लिया गया है और तो तमाम अभी भी पारंपरिक कागजी और तरीकों से संचालित हो रहे हैं जिनमें सेवाओं के स्तर और प्रभाव उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे भी बदतर बात यही है कि जिले में सक्रिय प्रशासनिक अमले के पास अक्सर आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल का भी अभाव होता है और जिससे अक्षम प्रबंधन और गलत निर्णय की स्थिति उत्पन्न होती है। वास्तव में आप देखिए जिलाधिकारी संस्था की भी नए सिरे से संकल्पना की जानी चाहिए। अभी कई मामलों में जिला अधिकारियों को 100 से अधिक जिला स्तरीय समितियों की अध्यक्षता करनी पड़ती है। यह बहुत ज़्यादा है और इसलिए व्यापक प्रशासनिक सुधार आवश्यक हो गए हैं। चूंकि देश में प्रशासनिक सुधार के मोर्चे पर स्वतंत्रता के बाद से अब तक कोई आयोग और समितियां बन चुकी हैं लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं और इस कारण भविष्य में होने वाले प्रशासनिक सुधार दिखावटी या मामूली स्तर की ना होकर ऊंची छलांग लगाने वाले होने चाहिए और जो आप देखिए नए भारत की आकांक्षाओं के साथ बाखूबी कदम ताल कर प्रशासनिक ढांचे को सक्षम बनाते हुए पारदर्शिता और एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकें। ये देवराव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है। इन दोनों की बात हो रही आदित्य सिन्हा और विवेक देव राय के द्वारा ये एडिटोरियल लिखा गया है। इतिहास को राजनीति से बचाएं। किसी भी किस्म की राजनीतिक प्रतिबद्धता वाले को
पाठ्य पुस्तकें लिखने से दूर रहना राष्ट्र हित में होगा। आजकल आप देख रहे हैं कि जो किसी राजनीतिक पार्टी से क्या रहते हैं आप देखते हैं उससे सहमत रहते हैं, उसकी तरफ उनका झुकाव रहता है, तो वो किताबें लिखते हैं तो अजीब लिखी जाती हैं किताबें। तो उसी को लेकर बात हो रही है। आजकल आप देख रहे हैं ना, सिलेबस कुछ हटा दिया जा रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। कुछ का स्वार्थ स्वार्थ की सीमा में रहकर जीवन यापन सुखमय और कल्याणकारी माना जाता है। स्वार्थ की सीमा को तोड़कर जीवन यापन असुर प्रवृत्ति है। ईश्वर ने बैर करने का संकेत दिया है। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए, आधारभूत ढांचे की पोल। देश के एक बड़े हिस्से में मानसून के आगमन ने गर्मी और उमस से राहत तो दी है, लेकिन इसी के साथ आप देखिए जलमग्न अंडरपास और सड़कों पर जल भराव के छोटे बड़े शहरों के आधारभूत ढांचे और वर्षा जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। जिस तरह से कोरोना ने आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली थी ना, उसी से। अपराधियों का दुस्साहस। पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जिनसे दूसरों को सबक मिल सके। पंजाब में आप देखिए नशीली पदार्थ की तस्करी करने वालों द्वारा पटियाला में पुलिस टीम पर हमला किया गया ना, उसी को लेकर बात है। सक्रिय जीवन शैली का संदेश। बीते दिनों हरियाणा की 106 साल की रामबाई ने राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर शारीरिक सक्रियता और मानसिक बल के मोर्चे पर नई मिसाल कायम की है। जमीनी जीवन शैली और श्रमशील जीवन दिनचर्या जीने वाली रामाबाई की यह उपलब्धि युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने को कहती है। अब कहते हैं ना, उम्र क्या होती है? उम्र आपको बुढ़ापा नहीं लाती है, आपकी सोच बुढ़ापा में बदल देती है। ये छोटे छोटे कॉलम रहते हैं। दुष्प्रचार से दूरी बनाते हुए तथ्यों पर ध्यान दें। समान नागरिक सहायता का मुद्दा पिछले कुछ समय से आप देखिए देश भर में एक बार फिर चर्चा में है। केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में मंत्री समूह का गठन भी किया है। इसी बीच देखा जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया समेत कई अन्य माध्यमों के जरिए इस विषय पर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कम, जबकि भड़काने का काम अधिक हो रहा है। ऐसे में सरकार को इस पर सकारात्मक विमर्श आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस पर आप देखिए निरंतर अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस संदर्भ में आम सहमति बनाए जाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। देखिए, एक बात और आपको बताऊं, आप लोगों को कहा है ना, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण की बात भी हो रही है। इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें देखिए विस्तार से बात की हुई है। और देखिए, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों की 3 शादी रुक जाएंगी, 2 से ज़्यादा शादियाँ होती हैं, 2 होती हैं शादियाँ। लेकिन आप देखिए हिंदुओं में भी वो शादियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों में होती हैं। आर्टिकल 44 कहता है ना कि समान नागरिक संहिता की बात करता है। चलिए, तो ये हो रहा है, लेकिन क्या होता है आगे देखते हैं। और मैं तो 1 नंबर है, खरी खरी तंज कसा जाता है। हर पत्थर में एक अहल्या, ये आप देखिए। असली खेला धान सत्ता उसकी जिसके साथ किसान। चलिए, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है इसी साल। टर्नओवर और टैक्स देनदारी में अंतर पर देना होगा जवाब। 11 जुलाई को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकता है फैला। जीएसटी 2017 में आई हुई थी, ठीक है। जानबूझकर कर नहीं चुकाने वाले पर कार्रवाई करे बैंक, सीता वित्त मंत्री साहिबा करेंगे। जुलाई में 22,000 करोड़ रुपए पर एपीआई निवेश, यानी कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। 6 कंपनियों का पूंजीकरण 1.19 लाख करोड़ बढ़ा। घरेलू डिजिटल इकोनॉमी का मूल्यांकन कराएगी सरकार। एफटीए पर वार्ता के लिए आज ब्रिटेन जाएंगे गोयल साहब। मुफ्त व्यापार समझाता है, अगर ये हो जाता है तो आसानी होगी व्यापार करने में। पिछले 10 वर्षों में वॉइस कॉल से आने वाला राजस्व 80% घटा। स्टार्टअप में निवेश आप देखते हैं 4 वर्ष में सबसे कम है। डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा देने में भारत आगे। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सर्वे में 140 देशों को पीछे छोड़ा। 5 सुविधा मूल्यांकन में 70% अंक भारत को। रूस के आम महोत्सव में दिखे दशहरी लंगड़ा व चौसा, रूसियों ने लिया स्वाद। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने जांच में बाधा पहुंचाने पर तमिल महिला की सजा बढ़ाई। रक्षा करार करने मलेशिया पहुंचे हमारे राजनाथ सिंह। सेना फिल्मों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियानों में इमरान खान शामिल। या आप देखिए, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, आजकल इनके बुरे दिन चल रहे हैं। अमेरिका के डॉन हमले से सीरिया में मारा गया आईएस नेता ओसामा अल मुहाजिर। श्रीलंका को आर्थिक बदहाली से उबरने में मदद करता रहेगा भारत। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। वोक ने सीरीज में कराई इंग्लैंड की वापसी। मेजबान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया है।
श्रीलंका ने फाइनल में नीदरलैंड को रौंदा। देखिए विश्व कप वर्ष के अंत में होगी भारतीय शतरंज लीग। भारतीय महिला टीम ने आप देखिए बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। आईसीसी बैठक में गूंजेगा एशिया कप का मुद्दा। मैक्स वेस्टापेन ने लगातार छठी F1 रेस जीता है। माइकल वुड्स ने जीता टूर डी फ्रांस का 9वां चरण। मुकेश उनादकट और सैनी तीसरे तेज गेंदबाज की होड़ में। लक्ष्य सेन फाइनल में सिंधु हारी। ये आप देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन है लक्ष्य सेन, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। एक कनाडा ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंच चुके हैं। 16 वर्षीय आप देखिए अंदीवा ने अनास्तानिया को बनाया उलटफेर का शिकार। ये आप फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा अगर दिलचस्पी हुआ करे तो। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। सीट बेल्ट के मौजूदा स्वरूप के लिए दिया गया था पेटेंट। 1962 में आज ही स्वीडिश इंजीनियर नील्स वोलेन को सीट बेल्ट के मौजूदा स्वरूप के लिए पेटेंट मिला था। उन्होंने 3 पॉइंट आप देखिए वाली सीट बेल्ट बनाई जो आज भी प्रचलन में है। पहले 2 पॉइंट वाली सीट बेल्ट थी जो पेट पर बनती थी और इससे दुर्घटना की स्थिति में चोट का खतरा रहता था। अमेरिका ने लॉन्च किया दुनिया का पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 1962 में आज ही अमेरिका ने पहली कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेल स्टार 1 लॉन्च की थी और इसमें ट्रांस एटलांटिक टीवी ट्रांसमिशन की राह आसान हुई थी, बनाई गई थी। हालांकि यह सैटेलाइट साल भर से पहले ही बंद हो गया था। इसके बाद टेल स्टार 2 लॉन्च किया गया था। बुनियाद से ही बाबू जी की छवि में आ गए थे आप देखिए आलोकनाथ। सिनेमा की दुनिया के बाबू जी यानी आलोकनाथ का जन्म 1956 में आज ही बिहार के खगड़िया में हुआ था। फिल्मों में अभिनय की शुरुआत 1982 में आई गांधी से की थी। इसमें वह एक छोटी सी भूमिका में थे। धीरे धीरे अभिनय से पहचान बनाते हुए 1986 में टीवी धारावाहिक बुनियाद से हर घर में छा गए थे और इस धारावाहिक ने उनकी बाबूजी वाली छवि बनाई थी और कई फिल्मों धारावाहियों में खलनायक और अन्य भूमिकाएं निभाने के बाद यह छवि बनी थी। उसके बाद कई फिल्मों में पिता की भूमिका भी निभाई इन्होंने। उद्यान की वर्षगांठ का जन्म अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आप देखिए स्थित कार्लोस थायस वनस्पति उद्यान नीले रंग की रोशनी में आप लोग देख रहे हैं। किशोर सक्षम महसूस करें तो प्रदर्शन होगा बेहतर। मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं परीक्षाओं के रिजल्ट में भी सुधार होगा। आत्मविश्वास से मानसिक स्वास्थ्य में भी लाभ संभव है। ये आप देखते हैं अनुसंधान होते रहते हैं। गहरी नींद ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। अपने शैशवावस्था में 5 गुना धीमा था ब्रह्मांड। आइंस्टाइन ने भी अपनी खोज में कहा था कि हर पल फैल रहा है हमारा ब्रह्मांड। नेचर नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है ब्रह्मांड की घटनाओं का नया अध्ययन। थप्पड़ मारने वाली मिट्टी का वीडियो लोगों को भाया। चलिए अपने ही भारत की ही बात है ये। आप लोग देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें फिल्मों से, तो ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जो महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो आपके एग्जाम के लिए खबरें हैं, उन्हीं के बारे में बात की है। बाकी तो आप देखें अगर बात करें तो हम लोग 2-3 घंटे लग जाएंगे, इतनी बकवास बातें भरी रहती हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग मेहनत करते रहिए।